Assalamu alaikum class, how are you all? I hope you are all fine, safe and sound. Please stay at home, stay safe. I am Sidra Jamil with the new topic from chapter number 11, or you can say new topic, not only new topic, that is new chapter as well. That is chapter number 11 and that's name is homeostasis. इस आपके लेक्चर में हम लोग यही बात करेंगे कि एक्चुअली होम्योस्टेसिस है क्या, इसका इंट्रोडक्शन लेंगे और इस होम्योस्टेसिस की टाइप्स क्या हैं और इस होम्योस्टेसिस के लिए आपकी बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स और कौन कौन से प्रोसेसेस काम करते हैं और किस तरह से हम इस होम्योस्टैटिक कंडीशन पे रहते हैं. ठीक है, सो स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह दैट इज मोस्ट बेनिफिशियल टू अस. होम्योस्टेसिस दो चीजों का आप कह सकते हैं मुखफ़फ़ है, दो वर्ड्स मिलके जो है वो एक आपका वर्ड बना हुआ है. होम्यो मीन सेम एंड स्टेसिस मीन स्टैंडिंग. सो वी कैन से दैट होम्योस्टेसिस मीन्स के किसी भी कंडीशन को, किसी भी स्टैंडिंग्स का मतलब यहाँ पे हम कंडीशंस लेते हैं, किसी भी कंडीशंस को, किसी भी एनवायरनमेंट को सेम लेवल पे रखना. ठीक है, सेम सिनेरियो में रखना जो है वो होम्योस्टेसिस कहलाता है. और इसको अगर हम प्रॉपरली डिफाइन करना चाहें तो हम कहते हैं कि होम्योस्टेसिस में बी डिफाइंड एज द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी कंडीशन एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. यानी आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, कुछ भी मसला हो रहा है, आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी इंटरनल बॉडी की कंडीशंस को चेंज नहीं करना. बॉडी की इंटरनल कंडीशंस जो हैं वो मेंटेन रहती हैं, वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे रहती हैं, वो अपने उसी लेवल पे रहती हैं जो आपकी बॉडी के लिए स्टेबल होता है. ठीक है, सो इस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना एक्चुअली होम्योस्टेसिस कहलाता है. क्लियर? इसको आप इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है. सो हम किसी भी हालात में इस 37 को लूज नहीं कर सकते. ठीक है, इस 37 डिग्री को मेंटेन रखना ही आपका होम्योस्टेसिस कंडीशन कहलाती है. ठीक है, इसको मेंटेन रखने के लिए हम ये कहते हैं कि अगर विंटर कंडीशंस हैं, बाहर -2 डिग्री सेल्सियस हो चुका है लेकिन आपकी बॉडी उसके साथ -2 पे नहीं जाती, वो 37 डिग्री सेल्सियस पे ही रहती है. उस 37 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन रखने के लिए बॉडी को क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं ये आपको नहीं पता. ठीक है, यही चीज हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है कि एक्चुअली इस 37 को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस सामने आते हैं और कौन कौन से ऑर्गन्स आपकी, कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स आपकी हेल्प करते हैं कि आप -2 के साथ -2 ना हो जाओ. आपकी बॉडी में 60 to 70% वाटर मौजूद है दैट कैन फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस. तो ये तो -2 पे बात चली गई. ठीक है, 0 से भी नीचे चली गई तो आप तो फ्रीज नहीं होते ना इतने कम टेम्परेचर पे भी, क्योंकि आपकी बॉडी अपनी इंटरनल कंडीशंस को फ्लक्चुएट नहीं करती, वो मेंटेन रखती है जहां पे आपकी स्टेबल कंडीशंस हैं और वो स्टेबल कंडीशन है 37 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, इसी तरह समर का जो आजकल का मौसम है इसमें 52 तक भी टेम्परेचर चला जाता है कुछ इलाकों में. ठीक है, सिडनी वगैरह में. सो 52 डिग्री सेल्सियस के साथ क्या हम भी 52 पे पहुंच जाते हैं? नेवर. वहां पे भी हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है. सो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे एनवायरनमेंट में बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स और कौन कौन से प्रोसेसेस काम करते हैं, वो हमने इस चैप्टर में देखना है. ठीक, इसके लिए एक और एग्जाम्पल है आपके पास और वो है ह्यूमन ब्लड ग्लूकोज लेवल. हमारा जो ब्लड में मौजूद ग्लूकोज का लेवल है उसको मेंटेन रखना होता है. अब सवाल ये पैदा होता है कि वो है कितना, उसकी स्टेबल कंडीशन क्या है. दैट इज 1 ग्राम पर लीटर. यानी 1 लीटर ब्लड में 1 ग्राम ग्लूकोज का होना स्टेबल है. इससे कम या ज्यादा अगर होगा तो डायबिटीज वाली कंडीशंस जो हैं वो आ सकती हैं. सो हम 1 ग्राम पर लीटर को मेंटेन रखते हैं हर हाल में. हर हाल से मुराद ये है कि अगर आप रिच कार्बोहाइड्रेट फूड खा रहे हैं, यानी कोई भी ऐसा खाना आप खा रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है और आप कह सकते हैं
कि वो सारे के सारे शुगर ही है ना, वो जाके आपके ग्लूकोज का लेवल जो है वो हाई कर देंगे। सो उस कंडीशन में भी आपकी बॉडी आपके ग्लूकोज लेवल को, ब्लड ग्लूकोज लेवल को 1 ग्राम पर लीटर से आगे नहीं जाने देती। इसके लिए वो क्या करती है कि जो भी आपने रिच कार्बोहाइड्रेट फूड खाई है वो जितनी तो आपने इस्तेमाल करनी है वो कर ली, बाकी वो साइड पे संभाल के रख देती है। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है ये, जो आप आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, लिवर में वो उसको ग्लूकोज को संभाल के रख देती है ग्लाइकोजन बना के, ताकि आप उसको बाद में इस्तेमाल कर सकें। ग्लाइकोजेनेसिस के थ्रू ये काम होता है। क्लियर? अगर आप फैमिन कंडीशन में हैं, यानी खुदा न खास्ता कहत साली है, या आप छोटे लेवल पे बात कर लें कि भूख हड़ताल आपने की हुई है, आप खाना नहीं खा रहे, या आप फास्टिंग कंडीशन में हैं, आप खाना नहीं खा रहे, तो उस कंडीशन में हमारा ग्लूकोज लेवल कम हो सकता है। लेकिन उस कंडीशन में भी हमारी बॉडी हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल 1 ग्राम ही रखती है। इसके लिए वो क्या करती है कि जो शुगर उसने जमा करके रखी हुई थी ग्लाइकोजन की फॉर्म में, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, सो उस ग्लाइकोजन को तोड़ा जाता है। ठीक है, और वापस जो है वो ग्लूकोज की फॉर्म में लाके आपके ब्लड का शुगर लेवल मेंटेन रखा जाता है। दैट इज 1 ग्राम पर लीटर। इससे ऊपर नीचे नहीं जा सकता। अगर जाएगा तो फिर कंडीशंस और जाएंगी जो कि डिफरेंट आप कह सकते हैं डिसऑर्डर्स की फॉर्म में सामने आती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेसेस ऑफ होम्योस्टेसिस, यानी कौन कौन से वो प्रोसेस हैं जो आपकी बॉडी को इंटरनली मेंटेन रखते हैं, इक्विलिब्रियम की स्टेट पे रखते हैं। ठीक, मेंटेन्ड इंटरनल एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बॉडी में हर टाइम कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सो हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट को या इंटरनल बॉडी कंडीशंस को मेंटेन रखना और स्टेबल कंडीशंस पे रखना बहुत जरूरी है। जैसे स्टेबल कंडीशंस हर एक आप कह सकते हैं इन्वायरमेंट की या हर एक कंडीशन की कोई ना कोई एक स्टेबल फॉर्म होगी। जैसे अगर हम अभी पीछे बात की कि टेम्परेचर की बात करें तो 37 इज अ स्टेबल कंडीशन, और अगर ग्लूकोज की बात करें तो 1 ग्राम पर लीटर इज अ स्टेबल कंडीशन। सो हर कंडीशंस का कोई ना कोई एक स्टेबल फॉर्म होगा जिसको मेंटेन करना और जिसको अटेन करना बॉडी का पर्पस होता है। ठीक है, और ये रिक्वायर क्यों है? इट्स रिक्वायर्ड बाय सम एंजाइम टू वर्क। आपको पता है चैप्टर 6 में या आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि एंजाइम जो है वो तमाम केमिकल रिएक्शंस के लिए चाहिए होते हैं। आपकी बॉडी में जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं उन सब रिएक्शंस में तकरीबन एंजाइम काम करते हैं। ठीक, सो जब तक आपका एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट प्रॉपर नहीं होगा तब तक एंजाइम काम नहीं करेंगे, और जब एंजाइम काम नहीं करेंगे तो किसी भी लाइफ प्रोसेस का होना पॉसिबल नहीं है। ठीक, सो ये जो एंजाइम होते हैं ना, ये बड़े आप कह सकते हैं नखरे वाले होते हैं। ठीक है, इनको बड़ा प्रॉपर किस्म का एनवायरनमेंट चाहिए होता है। इनका टेम्परेचर मेंटेन हो, इनकी पीएच मेंटेन हो उस एनवायरनमेंट की, और उसमें वाटर की कंसंट्रेशन मेंटेन हो। जब तक ये सारी चीजें मेंटेन नहीं होंगी एंजाइम काम नहीं करेगा। ठीक है, सो जब एंजाइम काम नहीं करेगा तो हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। क्लियर? अब कौन से प्रोसेसेस हैं जो कि काम कर रहे हैं? तो वो है ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। वैसे बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पे हम इन 3 मेजर को डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि ये क्या काम करते हैं, किस मैकेनिज्म से काम करते हैं, और इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ऑर्गन्स की डिटेल वैसे ज्यादा आप आगे चल के देखेंगे। इसमें हम इनकी आप कह सकते हैं मीनिंग, डेफिनेशन और प्रोसेसेस यानी मैकेनिज्म्स को डिस्कस करेंगे। ऑस्मो मीन वाटर एंड रेगुलेशन मीन मेंटेनेंस। सो हम इन दोनों चीजों को अगर सामने रख के खुद से डेफिनेशन बनाना चाहें तो हम ये कहेंगे ऑस्मो रेगुलेशन मीन मेंटेनेंस ऑफ वाटर कंडीशन इन आवर बॉडी। ठीक है, एक टूटी फूटी सी डेफिनेशन बनाए अगर हम, तो मेंटेनेंस ऑफ वाटर कंसंट्रेशन इन आवर बॉडी। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन जो आपकी बुक में लिखी है वो क्या है? It is the maintenance of the amounts of water and salts, not only water, water and salts in the body fluid। और body fluid में शामिल है हमारा ब्लड, और टिश्यू के अंदर और सेल्स के अंदर जो वाटर मौजूद है
उसकी भी बात हो रही है, ठीक है। वाटर के साथ साथ सॉल्ट की कंसेंट्रेशन को मेंटेन रखना ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। आपको पता है कि हमारे अंदर जितना भी वाटर है वो सारे का सारा सॉल्टी वाटर है। सॉल्टी वाटर से मुराद उसमें डिफरेंट किस्म के सॉल्ट्स मौजूद हैं जो कि हमारी डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस में इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसके बगैर हम कह सकते हैं कि हमारे केमिकल रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो सिर्फ वाटर की कंसेंट्रेशन नहीं, सॉल्ट की कंसेंट्रेशन को मेंटेन रखना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। सो ऑस्मोरेगुलेशन वो प्रोसेस है जो कि हमारी इस जरूरत को पूरा करता है। अब ऑस्मोरेगुलेशन में एक्चुअली मैकेनिज्म्स जो यूज होते हैं वो है डिफ्यूजन, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था, जिसमें हम कहते हैं दैट इज अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। यानी एक सेल है आपके पास, उसमें आपके सेल के अंदर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है और बाहर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन कम है, तो दैट सॉल्ट मॉलिक्यूल विल मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड द सेल, ठीक है। सेल के अंदर से सेल के बाहर जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर उसकी कंसेंट्रेशन हाई है और सेल से बाहर उसकी कंसेंट्रेशन कम है। सो इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। और दूसरी तरफ है ऑस्मोसिस। ऑस्मो का मतलब चूंकि वाटर होता है, तो यहाँ पे हम वाटर की मूवमेंट की बात करेंगे। सो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लोअर सोल्यूट कंसेंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसेंट्रेशन। अगर वाटर की अपने लिहाज से बात करें तो वही बात है कि वाटर मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर, यानी जहां खुद वाटर ज्यादा होता है वो वहां से उठ के उस तरफ चला जाता है जहां वाटर कम है। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे सोल्यूट से रिलेटेड। तो सोल्यूट से रिलेटेड क्या बात है कि वाटर वहां पे जहां ज्यादा अमाउंट में मौजूद है, इट्स मीन वहां सॉल्ट कम है, ठीक है। तो जहां वाटर कम है वहां सॉल्ट ज्यादा है। सो वाटर विल मूव फ्रॉम लोअर सोल्यूट कंसेंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसेंट्रेशन। यानी अभी हमने जो बात की थी कि सेल के अंदर सॉल्ट ज्यादा है और सेल से बाहर सॉल्ट कम है, तो इसको अगर हम वाइस वर्सा कर लें, अकॉर्डिंग टू वाटर कर लें, तो फिर सेल के अंदर वाटर कम है और सेल से बाहर वाटर ज्यादा है। सो वाटर विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। नेक्स्ट हमने एक बड़ी अच्छी टर्म पढ़ी थी, टॉनिसिटी। टॉनिसिटी कहते हैं एक्चुअली किसी भी दो एनवायरनमेंट की कंसंट्रेशन को अगर हम सॉल्ट और वाटर कंसंट्रेशन को कंपेयर कर रहे हो तो इस कंपैरिजन को एक्चुअली टॉनिसिटी कहते हैं, ठीक है। जिसमें के 3 कैटेगरीज आपके सामने आती हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब, हाइपर का मतलब होता है हायर, ठीक है। सो हाइपरटोनिक कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें के वाटर आप कह सकते हैं सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ठीक है। दो एनवायरनमेंट हैं, उन दोनों एनवायरनमेंट में से अगर आप कह सकते हैं कि सेल की, चले बात कर लेते हैं कि सेल के अंदर अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो दैट विल बी हाइपरटोनिक एज कंपेयर टू द आउटसाइड ऑफ सेल, ठीक है। अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसकी कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है, इसलिए वो हाइपरटोनिक है। और अगर हम कहते हैं इसी एनवायरनमेंट की बात हो रही है कि सेल के अंदर अगर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन कम है, तो हाइपो का मतलब होता है लेस। तो अगर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन कम है तो सेल विल बी हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, क्योंकि उसकी अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ठीक है, कंपैरिजन है ना, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसकी कंसेंट्रेशन कम है, इसलिए वो हाइपोटोनिक है। और तीसरी है हमारे पास आइसोटोनिक। तो आइसो का मतलब होता है सेम। सो अगर दोनों एनवायरनमेंट में सॉल्ट और वाटर की कंसेंट्रेशन सेम है तो उसको आइसोटोनिक एनवायरनमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास थर्मोरेगुलेशन। सो थर्म का मतलब होता है हीट और रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेनेंस। तो फिर अगर हम इनको जोड़ के बनाएं डेफिनेशन तो बनती है दैट इज मेंटेनेंस ऑफ हीट और मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी भी कह सकते हैं, ठीक है। सो इसको आप प्रॉपरली डिफाइन करना चाहो तो हम कहेंगे द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन, ठीक है। अगर आपको इनके मीनिंग्स आते हैं तो इनकी डेफिनेशन बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। क्लियर? अब थर्मोरेगुलेशन में हम कहते हैं कि किस तरह से कौन सा प्रोसेस क्या काम कर सकता है या कौन सा बॉडी ऑर्गन आपकी हेल्प कर सकता है। सो उसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं हम बॉडी टेम्परेचर की, जो कि अभी हमने शुरू में बात की। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है।
ठीक है। सो 37 डिग्री सेल्सियस एंजाइम को चाहिए। सो एंजाइम नीड ऑप्टिमम टेम्परेचर दैट इज 37। ये बात हम पहले कर चुके हैं कि एंजाइम से अगर टेम्परेचर, पीएच या वाटर की कंसंट्रेशन पूरी ना हो तो वो काम नहीं करते। लेकिन सबसे ज्यादा हम ये कह सकते हैं जो उस पर इफेक्ट कर रहा है वो सारे फैक्टर्स ही करते हैं, लेकिन टेम्परेचर की इफेक्टिवनेस ये है कि अगर टेम्परेचर 37 से थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए तो एंजाइम विल फेस डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब ये है कि एंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, जो उसका प्रॉपर एक 3D स्ट्रक्चर है, वो लॉस हो जाता है। तो जब स्ट्रक्चर ही नहीं होगा, एंजाइम डीनेचर हो चुका है, तो क्या वो काम करेगा? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है। सो इस कंडीशन में फिर एंजाइम काम करना छोड़ देता है अगर उसको 37 डिग्री सेल्सियस ना मिले। ठीक है, इसलिए इसको मेंटेन रखना बड़ा जरूरी है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि हाउ टू मेंटेन टेम्परेचर, फिर हम करें क्या? टेम्परेचर को मेंटेन करना इतना जरूरी है कि कोई भी एंजाइम जो है वो काम करना छोड़ देगा अगर टेम्परेचर मेंटेन ना हुआ, तो फिर उसको मेंटेन करना जरूरी है। सो हाउ टू मेंटेन टेम्परेचर? फर्स्ट ऑफ ऑल मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त रखेंगे तो आपका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। मेटाबॉलिज्म कहते हैं जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं आपकी बॉडी में एज अ होल, उनको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि हम कहते हैं कि एक तो डाइजेशन का प्रोसेस है ना, कि आपने फूड को मेटाबोलाइज करना है, तो एक तो डाइजेशन का प्रोसेस है, वो मेटाबॉलिज्म में शामिल नहीं है। मेटाबॉलिज्म में वो केमिकल रिएक्शंस शामिल हैं जिसमें के फूड को तोड़ के हम उसके अपनी बॉडी के कुछ रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल्स बना लें। जैसे कि डाइजेशन ने फूड को तोड़ा, ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म का हम फर्स्ट स्टेप अगर ले लेते हैं, तो डाइजेशन ने फूड को तोड़ा, ठीक है, प्रोटीन को फॉर एग्जांपल तोड़ा, अमाइनो एसिड बनाया। अब उस अमाइनो एसिड को तोड़ के हम एक तो उसमें से एनर्जी निकालेंगे और प्लस हम क्या करेंगे, उन अमाइनो एसिड्स को मिला के अपनी कोई रिक्वायर्ड प्रोटीन बना लेंगे, या तो मसल प्रोटीन बना लें उसकी, या हम उसका एंजाइम बना लें। सो ऑल ऑफ दीज आर केमिकल रिएक्शन विच आर टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, या हम इसकी आम से एग्जांपल लेते हैं जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ी भी है, कि आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, ठीक है, उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के हम ग्लूकोज की फॉर्म में लेके जाते हैं और फिर उस ग्लूकोज को मजीद तोड़ते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, सो ग्लाइकोलाइसिस करते हैं, क्रेब्स साइकिल करते हैं, फिर उस पे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अप्लाई करते हैं और इस सारे ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से हम 36 एटीपी निकालते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट मेटाबॉलिज्म। सो अगर मेटाबॉलिज्म का रेट जो है वो मेंटेन रहेगा तो हीट का प्रोसेस जो है या हीट प्रोडक्शन जो है वो भी मेंटेन रहेगी और हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 पे ही रहेगा। सबसे पहले तो मेटाबॉलिज्म को ठीक करना होता है। देन दूसरी बात ये है कि अगर फ्लक्चुएशन हो रही है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, यानी विंटर कंडीशन है, जैसे हमने अभी बात की, तो -2 डिग्री टेम्परेचर है अगर, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, हम कांपना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सर्दियों में जब हम कांपते हैं तो वो हम खुद से नहीं कर रहे होते, वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, आप कह सकते हैं वो एक इनवॉलेंट रिएक्शन है जो कि बॉडी हमसे करा रही है। ठीक है, बॉडी में हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही, मेटाबॉलिज्म फॉर एग्जांपल कम है। ठीक है, तो क्या होगा फिर, बॉडी आपके बॉडी पार्ट्स को आप कह सकते हैं ऑर्डर देगी कि वो शिवर करें, क्योंकि जहां भी काइनेटिक एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो इस कन्वर्जन के दौरान हीट प्रोड्यूस होती है। इसके लिए आप अपने हाथों को रब करके भी देख सकते हैं कि हमारे हाथों में पोटेंशियल है मूवमेंट का। सो जब आप उनको रब करते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और इसके नतीजे में आपके हाथ हो जाते हैं गर्म। ठीक है, क्योंकि हीट प्रोड्यूस होती है और इसी मैकेनिज्म को आपकी बॉडी यूज करती है सर्दियों में शिवरिंग करवा के, कि जब हम मूव करते हैं तो हीट रिलीज होती है और उस हीट को हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करवाने के लिए यूटिलाइज करते हैं। इसी तरह है समर में पर्सपायरेशन होती है, स्वेटिंग होती है, पसीना आता है। क्यों? आजकल भी आपने देखा होगा कि 37 से ऊपर ही टेम्परेचर चल रहा है, 38, 39, 40 भी हो जाता है कभी कभार। तो इस कंडीशन में हम 40 पे नहीं जा सकते,
हम 37 पे ही रहेंगे क्योंकि 40 पे एंजाइम डीनेचर होने का खतरा है। सो इस 37 को मेंटेन करने के लिए, बॉडी को कूल रखने के लिए हमें कूलिंग इफेक्ट के लिए कोई काम करना पड़ता है, एंड दैट इज पर्सपायरेशन। यानी पसीना आता है, हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो एक्सक्रीट आउट किया जाता है। और इसके एक्सक्रीशन का मतलब ये है कि जब आप पसीना साफ करते हैं, आप खुद ऑब्जर्व कीजिएगा कि जहां से भी आप पसीना साफ करते हैं यू फील कूलिंग इफेक्ट, क्योंकि वाटर यहाँ से वाटर ड्रॉपलेट वाटर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो जब भी वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो पीछे वो कूलिंग इफेक्ट छोड़ के जाता है। इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेस कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। सो इस कूलिंग इफेक्ट की वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है और वो 37 पे ही रहता है। क्लियर? इस तरह आपके पास लास्ट आपका कह सकते हैं प्रोसेस जो हमने इसमें डिस्कस करना है, दैट इज एक्सक्रीशन। सो एक्सक्रीशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना, एक्सक्रीट आउट करना, बाहर निकाल देना। इसको डिफाइन अगर किया जाए तो हम कहते हैं इन दिस प्रोसेस द मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशंस एट इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, उसके लिए चाहे टेम्परेचर की बात हो, चाहे ग्लूकोज की बात हो, चाहे वाटर की बात हो, या चाहे उसके लिए मेटाबॉलिक वेस्ट की बात हो, ठीक है। सो अभी हमने बात की थी कि मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ग्लूकोज को तोड़ना है ग्लाइकोलाइसिस के जरिए, उसको तोड़ना है हमने क्रेब्स साइकिल के जरिए, उसको तोड़ना है हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए। यानी ये तीनों प्रोसेस जो हैं वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होते हैं और एट द एंड प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। उस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किस तरह से एलिमिनेट करना है, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, ठीक है। इन दोनों को किस रास्ते से, किस जरिए से, किस फॉर्म में एक्सक्रीट करना है वो डिपेंड करता है उस टाइप ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट पे। अब ये मेटाबॉलिक वेस्ट है क्या, ठीक है। जो भी अभी मैं आपको बताया कि जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस केमिकल रिएक्शन में जो चीज एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है वो मेटाबॉलिक वेस्ट है। जैसे रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ये वेस्ट मटेरियल जो है ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं जैसे कि वाटर है, और ये सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं जैसा कि फीकल मैटर है, ठीक है। सो इनको एक्सक्रीट आउट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि दे आर हार्मफुल फॉर अस, ठीक है। जो कोई भी चीज हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगी, बॉडी कभी भी उसे अपने पास रखना नहीं चाहेगी। it will try to eliminate it as soon as possible, ठीक है। यूरिन में हमारे पास सिर्फ वाटर को एक्सक्रीट आउट नहीं किया जाता, वो सारे सॉल्ट, वो सारे मेटाबॉलिक वेस्ट, वो सारी चीजें जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं, उन सब को एक्सक्रीट आउट करना जरूरी है, ठीक है। इसी तरह फीकल मैटर में वो सारे सॉलिड मटेरियल जो डाइजेशन के दौरान प्रोड्यूस हुए हैं उन सब को एक्सक्रीट आउट करना जरूरी है। सो इस चैप्टर में आप लोग देखेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन के लिए आपकी बॉडी का कौन कौन सा ऑर्गन काम करता है, प्लांट्स में किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन होती है, और फिर उसके बाद जो है वो एनिमल में ह्यूमन आ जाते हैं। सो ह्यूमन का जो सबसे जरूरी ऑस्मो रेगुलेशन का पार्ट है वो किडनी है, उसको हम डिस्कस करेंगे, उसका यूनिट डिस्कस करेंगे, उसकी फंक्शनिंग, और फिर एट द एंड डिसऑर्डर, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।